तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से, जिसका नाम है ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब। दोस्तों, साइंस और कंप्यूटर की जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए हम चला रहे हैं, उसमें 11वें नंबर की वीडियो आपके सामने आ चुकी है। इससे पहले बच्चों 10 वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर किसी अभ्यर्थी ने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक काम करूँगा कि 10वीं वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारी 10वीं वीडियो पर जाइए और उसके नीचे आपको क्रम से सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो कि साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड है। और देखिए, आप ध्यान रखिए, जो टेस्ट सीरीज हमारी चलाई जा रही है यहाँ, तो इसमें मैं 40 से 50 वीडियो डालने वाला हूँ आपके लिए। इससे ज़्यादा भी हो सकती है ये, ठीक है। तो ये जो है मुख्यतः वन दरोगा और आपका कनिष्ठ सहायक के पेपर के लिए, जो कि आपका 5 मार्च को प्रस्तावित है, ठीक है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। कनिष्ठ सहायक में तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा, ये आज 11वीं वीडियो आ चुकी है। एक वीडियो में और डाल दूंगा आपके लिए, 1 या 2 वीडियो, ठीक है। तो कनिष्ठ सहायक का मेरे हिसाब से यहाँ से आ जाने चाहिए बच्चों आपके पास सवाल। लेकिन अगर नहीं भी आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लेंगे, इतना मेरे को उम्मीद है, क्योंकि बेसिक ही सवाल रहने हैं आपके पास। देखिए, बेसिक सवाल से मतलब ये है कि आपका जो व्यवहारिक, आप आमतौर पर डेली सुबह उठ के देखेंगे कि भाई जो आपका सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। कई बार आपने गर्मियों में देखा होगा कि फ्लाईओवर से उतर रहे होंगे तो भाई मरीज पानी गिरा हुआ दिखेगा। तो मतलब व्यवहारिक ज्ञान पे आधारित आपके सवाल रहने, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप कर जाएंगे, ठीक है। बाकी कंप्यूटर की रही बात, तो कंप्यूटर के आपके मुश्किल से 5 सवाल रहेंगे, तो उनमें से आप आराम से 3 कर भागेंगे, ठीक है। क्योंकि 12वीं क्लास के लेवल पर आपका ये पेपर है, तो इतना ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं बनाने वाला हो, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी इन वीडियोज़ के साथ आप जल्दी से जुड़े रहिए। और साथ में दोस्तों, करना क्या है आपको, ये इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए, एक सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आप क्या होगा भाई, आगे आने वाले जो हमारे चैनल के नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। तो इसमें आपको कैसी कंजूसी करनी है, बस एक बटन दबाना है और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर ना लेते हुए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, चलिए आज की जो टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू कर लेते हैं, जो कि हमारे 11वें नंबर की टेस्ट सीरीज़ है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। जो सोनार है वो अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब आप, कि सोनार जो है वो किस में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, नौ संचालकों द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो आपको सोनार की फुल फॉर्म समझ लेनी है। एस से बन जाएगा आपका साउंड, ठीक है। एन ए से बन जाएगा आपका नेविगेशन, नेविगेशन, ठीक है, गेशन। और आपका जो लास्ट का बचता है आर, आर से बन जाएगा आपका रेंजिंग। देखिए, क्या हो जाता है, जब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जहाज या पनडुब्बियों में जो है सुनार का प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? ये लोग इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि समुद्र की गहराई का अंदाजा लगा सके, और साथ ही कोई जो समुद्र में जहाज डूबा है तो उसको ढूंढने के लिए इस सोनार का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना आप, एक पॉइंट इसमें नोट और कर लीजिए। जो सोनार होता है, सोनार, उसमें आपका प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी प्राश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है किसमें? सोनार में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है, कोयला खानों में विस्फोट के लिए समझा जाता है, इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है। देखिए बच्चों, आपने अधिकांशतः देखा होगा कि कोयला खानों में अचानक से विस्फोट हो जाते हैं। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है जिसकी वजह से ये कोयला खानों में विस्फोट हो जाता है? एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन। तो चलिए इसका जवाब बता देते हैं आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन, CH4। इसमें एक नोट कर लीजिए आप, इसी मीथेन यानी CH4 को मार्श गैस की संज्ञा भी दी जाती है, मार्श गैस, ठीक है। एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है बच्चों ये, ठीक है। अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाएगी। और आपने जो धान के खेतों में काफ़ी मात्रा में इस गैस का रिसाव होता है। कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि धान के खेत से किस गैस का रिसाव होता है, तो आप समझ जाएंगे कि मीथेन गैस का रिसाव होता है। इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। स्मार्ट जेल होता है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है, एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से स्मार्ट जेल का जवाब दीजिए, क्या है सही जवाब? तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कहता है, गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है? वसा का, प्रोटीन का, विटामिन ए का या विटामिन बी का?
देखिए एक चीज़ समझ लीजिए आप, जो गोल्डन धान है शायद पहले भी करा चुका हूँ ऐसा याद आ रहा है, नहीं कराया होगा तो आप इसको नोट कर लेना। देखिए गोल्डन राइस जो होता है उसमें आपका बीटा कैरोटीन की उपस्थिति पाई जाती है। बीटा कैरोटीन वाला जीन इसमें डाला जाता है, जीन, ठीक है, बीटा बीटा कैरोटीन, ठीक है, इसको नोट कर लेना। और ये जो बीटा कैरोटीन है जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो बच्चों ये विटामिन ए का निर्माण करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। तो गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत हो गया, विटामिन ए का। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके ऊपर, ठीक है, बीटा कैरोटीन भी नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि कड़ी पत्ता का पौधा जो भारत का देशज है, देखिए कड़ी पत्ता जो है भारत का देशज पौधा है, ठीक है, औषध निर्माण समवाय के लिए अरबों डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। काफ़ी ज़्यादा औषधियाँ इससे बनाई जा सकती हैं और अरबों डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है, यानी काफ़ी पैसा भी इससे कमाया जा सकता है। करी पत्ता द्वारा किस उपचार का उपयोग किया जाता है, तो आप इसको लिखना सिर्फ सवाल को कि करी पत्ता का जो उपयोग किया जाता है वो किस रोग के उपचार हेतु किया जाता है, इसको ऐसे करके शॉर्ट में लिख लेना। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है रक्तचाप, मधुमेह, मलेरिया, यक्षमा यानी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी भी बोल लो आप इसको, टीबी, ठीक है। जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो बच्चों जो कड़ी पत्ता होगा आपने खाया भी होगा, ये कड़ी घर में बनती होगी तो ज़रूर इसका प्रयोग मुख्यतः किया ही जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों मधुमेह, ठीक है। तो मधुमेह में क्या किया जाता है, आपका कड़ी पत्ता का उपयोग किया जाता है मधुमेह के रोग के उपचार हेतु। चलिए छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट के आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है। जल्दी से जवाब दीजिए, मिलाइए इसको। तो चलिए मैं मिलाना शुरू कर देता हूँ। जो खट्टा दूध होता है बच्चों वो आपका लैक्टिक अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। खट्टा दूध आपका क्या है, लैक्टिक अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है। सिरका एसिटिक अम्ल, ठीक है। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय, इसमें आपका कार्बोनिक अम्ल होता है, सभी को पता होगा। और सेब में होता है बच्चों आपका मैलिक अम्ल। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। देखिए 7वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है, जावा घास, रतनजोत या जेट्रोफा, गुग्गुल या रोसा घास। जल्दी से जवाब दीजिए। सब बच्चे लगभग 100% बच्चे इसका सही जवाब बच्चों मुझे लगता है कि दे देंगे, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब आपको बताने का समय आ चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा रतनजोत यानी जेट्रोफा का पौधा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए 8वें प्रश्न की तरफ। देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है। स्क्रीन को छोटा कर देता हूं ताकि आपके सामने कूट भी आ जाए। यह है आपका प्रश्न, जल्दी से इसको मिलाइए और जवाब दीजिए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ब्राह्मी जो होता है हमारा, ब्राह्मी हमारा मस्तिष्क स्फूर्तिदायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तो उत्तराखंड में भी बहुतायत में पाया जाता है, हरिद्वार में, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, पूछा जा सकता है आपसे। ब्राह्मी कहाँ बहुतायत में पाया जाता है, तो हरिद्वार में। अब देखिए जो सदाबहार है, सदाबहार वन, सदाबहार जो है हमारे मधुमेह प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वन नहीं है, मतलब एक तरह से ये भी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाएगा सदाबहार, ठीक है। तीसरा देख लीजिए पोरदाना, पोरदाना हमारा वातहर, वातहर के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सी का दूसरा। और तुलसी हमारा कफ के रूप में प्रयोग किया जाता है, कफ को हटाने में, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट इसके ऊपर भी आप लगा लें, कहीं यही सवाल आपके पास एग्जाम में पूछ ले। देखिए ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनने वाला आपके पास, आप कनिष्ठ सहायक की परीक्षा देने जा रहे हो जो कि 12th लेवल पर है, तो व्यवहारिक ज्ञान आपको होना चाहिए, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, ठीक है, वही मरीचिका, ठीक है, आपका ये किस स्पीड से किसी ग्रह किसी पिंड को पृथ्वी से फेंका जाए कि वो अंतरिक्ष में पहुंच जाए, मतलब व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, कर जाओगे आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 9वें प्रश्न की तरफ, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। 9वां प्रश्न है आपके सामने, फल उत्पादक, चारा उत्पादक, ईंधन उत्पादक, बहुउद्देश्य वाले। सामाजिक वानिकी,
तो इसका देखते ही आपको जवाब पता चल चुका होगा कि बहुउद्देश्य वाले जो चीज़ें हैं उनमें आपको जो है उस प्रकार के पौधों को यहाँ रोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, कागज के लिए भी प्रयोग हो जाए, जलाऊ लकड़ी के लिए भी प्रयोग हो जाए, हरियाली देने में भी सक्षम हो, माचिस उद्योग हेतु, सिल्क के लिए शहतूत और तेल के लिए कॉफी, मतलब इस तरह के पौधे जो है आपके बहुउद्देश्य वाले आप क्या करेंगे, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत रोपित करेंगे। निम्न में से कौन सा एक मीन है, कौन सी एक मछली है, ये आपको पहचाननी है। तो 10वें प्रश्न की तरफ देखिए, क्रेफिश, कैटल फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, तो इनमें से वास्तविक मछली कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों फ्लाइंग फिश। ठीक है, कौन सी एक मछली है? तो फ्लाइंग फिश इसमें से एक मछली है। कई मछलियां बच्चों ऐसी होती हैं जिनका नाम तो देखो फिश जुड़ा होता है आगे से, लेकिन वो मछलियां नहीं होती। जैसे आप बात करें जेली फिश की, इनको भी नोट कर लेना, मैं लिखा देता हूं आपको, जेली फिश। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए शेल फिश, शेल फिश, क्राई फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश लिख लीजिए। ठीक है, कैटल फिश, कैटल, कैटल फिश। ठीक है, स्टार फिश, स्टार फिश, हैग फिश, हैग, हैग फिश। ठीक है, अब एक और लिख लीजिए इसमें, रेजर फिश, रेजर फिश। ये सारी आपकी वास्तविक मछलियां नहीं होती है, ये समुद्री जंतु टाइप के होते हैं, परंतु आपका ये वास्तविक मछलियां नहीं होती। तो इनको भी आप नोट कर लें, क्या पता इसी में से आपसे सवाल बन जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है वह है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ऑर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आई 131। ठीक है, यानी आयोडीन, सोडियम 24। जल्दी से जवाब दीजिए इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सोडियम 24। ठीक है, एक रेडियो समस्थानिक है जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट रेडियो समस्थानिक मैं आपको बता देता हूं, आप उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपका ये है Na24, यानी जिसे सोडियम 24 भी कहते हैं, ये परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का उपयोग पता लगाने के लिए होता है, जो कि सवाल ही था आपका। दूसरा आपका हो जाएगा बच्चों P32। पी का जवाब क्या है, पी यहाँ क्या है, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। ठीक है, तो रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों तथा ल्यूकोमिया के उपचार में P32 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई मैं आपको बता चुका हूं, आई मतलब आपका आयोडीन, थायराइड ग्रंथि के उपचार में। ठीक है, आई 131। ठीक है, एफ ई का क्या है यहाँ कोड, एफ ई लोहा के लिए प्रयोग किया जाता है, Fe59, Fe59। तो Fe59 अरक्तता का रोग ज्ञात करने में, Fe59 अरक्तता का रोग ज्ञात करने में। और आगे बढ़िए, आगे है CO60, CO मतलब लिखा है आपके सामने ये कोबाल्ट 60, कैंसर के उपचार में, जो कि पहले भी करा चुका हूं। C34, सॉरी 34 नहीं 14, कार्बन काल के निर्धारण में, कार्बन डेटिंग विधि में C34 का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अगले सवाल की तरफ। घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? आपके सामने ऑप्शन है, रसायन जो धूल में विद्यमान हो, धूल में कार्बनिक कण, धूल बरूथी, धूल की नमी। तो बच्चों घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? तो धूल बरूथी। बच्चों ये एक प्रकार का क्या होता है, कीटाणु होता है, जो कि मानव के स्वास्थ्य के साथ शरीर में पहुंचकर दमा पीड़ितों को काफी परेशान करता है। तो धूल बरूथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाभा अनुसंधान द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो भाभा अनुसंधान ने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया? परम, पदम, फ्लो सॉल्वर मार्क, चिप्स, अनुपम। तो सही जवाब दे देंगे इसका अनुपम, इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? देखो बच्चों ये सबको पता होगा, ठीक है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं कि पेंटियम ब्रांड के नाम से किसको बेचा जाता है। आपने बहुत जगह ये पेंटियम का लोगो स्टिकर लगा हुआ देखा होगा। ठीक है, मोबाइल चिप्स में देखा है, कंप्यूटर चिप्स में देखा है, कंप्यूटर में देखा है, या माइक्रो प्रोसेसर में देखा है? जल्दी से दीजिए इसका जवाब।
तो बच्चों पेंटियम ब्रांड का जो आपने देखा होगा वो एक माइक्रो प्रोसेसर का मतलब इसमें लोगो लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापक जाल WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? बिल गेट्स, ली एन फ्योंग, एन रसेल, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी मुझे याद है परसों की वीडियो में ही मैं सवाल आपको करा रहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसमें जल्दी से। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। एक तरफ भौतिक राशियां दी हैं और एक तरफ उसकी इकाइयां दी गई हैं। बच्चों देखिए, ये सवाल में कूट वाले इसलिए डालता हूं, देखिए इनमें टाइपिंग में भी बहुत समय लगता है, लेकिन इसमें ही आपके एक प्रश्न में ही 4 सवाल हो जाते हैं। ठीक है, इनको आप अलग अलग भी नोट कर सकते हैं या इसी तरह से आप इसको नोट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चलिए जवाब दीजिए इसका। देखिए चलिए मैं आपको बता देता हूं, त्वरण का न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है, अब देखिए बी का क्या है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, कृत कार्य जूल और आवेग का आपका क्या हो जाएगा, आवेग का आपका न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वह बहुत ऊंचाई से गिरती है, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 99% बच्चे सही जवाब दे भागेंगे इसका सही जवाब है जल में पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, इसलिए वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार हो जाती हैं, गोलाकार शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? वह बर्फ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार है कि वह ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन संख्या डी, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तारे का जो रंग है वो क्या दर्शाता है? उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। तो जो किसी तारे का रंग होता है वो उसके ताप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तारे का रंग उसके ताप पर ही निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब तारे की बात कर लें तो 70% इसमें हाइड्रोजन होती है। ठीक है, 28% मुख्यतः इसमें हीलियम होती है। He हीलियम, 70% क्या, हाइड्रोजन, ये भी याद रखें आप। बाकी 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 0.5 और अन्य कुछ लोह तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 20वें प्रश्न की तरफ। कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पढ़ना है आपको, सही है मत मार देना। वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। चलिए इसका सही जवाब दे देते हैं आपको, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, इनको याद कर लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल्हेल्म रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का या विद्युत मोटर का? जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए बच्चों आप। ठीक है, रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया था? तो रॉन्टजेन ने बच्चों आपका किया था, देखिए, एक्सरे मशीन का आविष्कार। ठीक है, एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था और ये कब किया था? तो ये क्या था बच्चों आपका 1895 में। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है मैग्नीशियम का, लोहे का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का? सभी जवाब दे देंगे इसका, टंगस्टन का बना होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। तो लंबाई की सबसे छोटी न्यूनतम इकाई क्या है? तो बच्चों वो होती है फर्मीमीटर। चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको करा देता हूं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर लिख लीजिए आपका 10⁻⁻⁶ मीटर। नोट करना है इसको आपको। एक नैनोमीटर
बराबर 10⁻⁻10 मीटर पूछा जा सकता है ये भी। एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर, ध्यान रखना। तो फर्मी मीटर जो है वो आपका क्या है, सबसे छोटी इकाई है। माइक्रोन की बात करें, एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ थोड़ा गलत हो गया, एक माइक्रोन बराबर हो गया है आपका 10⁻6। ठीक है, फिर आपका एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो चुका है आपका 10⁻10 मीटर। ठीक है, फिर एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 कर लेना बच्चों इसको। ठीक है, ये मैंने फिर से संशोधन कर दिया, आप इसको गलत नोट ना करें, मैंने आपको फिर से बोल दिया है, इसलिए आप इसको सही नोट करते हुए चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? इंपोर्टेंट लगाइए, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो जब आधा चंद्रमा दिखाई देगा बच्चों तो क्या होता है, हमारा जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। और यही 90 डिग्री का कोण क्या बनता है, ये लघुत्तम ज्वार आने का कारण होता है पृथ्वी पर, इसी के कारण ज्वार आते हैं, लघुत्तम ज्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। टंका एक मिश्रित धातु है, किस किस को मिलकर बनती है टांका? टिन सीसे, टिन तांबे जस्ते, टिन सीसा तथा जस्ते से। तो इसमें जो टिन का प्रयोग होता है बच्चों वो 67% होता है और सीसा 33% यूज होता है। तो इससे मिला के बनती है हमारी टांका। तो बच्चों आज की वीडियो में देखिए टोटल 25 प्रश्न थे। ठीक है, 25 सवाल थे आपके सामने जो कि मैंने आपको करा दिए हैं आज की वीडियो में। आपको इनको नोट करना है, कुछ जो मेरे मुंह से निकली हुई चीज़ें हैं उनको आपको बिल्कुल तुरंत नोट कर लेना है उसी समय, ताकि आप उनको अगर एग्ज़ाम में आ जाएं तो उनको भी आप करने की स्थिति में रहें। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। देखिए यूट्यूब लिंक है हमारा ग्रीन एजुकेशन रीजनिंग हब, आप उसमें डालेंगे यूट्यूब पर तो हमारा चैनल ऊपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। ठीक है, ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जवाब दें। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।